Hello friends, welcome back to my channel AR Nursing Buddy. Today we are start the unit 3rd of pharmacology, drug acting on GI system. Firstly we will discuss the emetics और एंटीएमेटिक्स. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमेटिक्स होते क्या है. एमेटिक्स हम एक शॉर्ट में देखेंगे. एमेटिक्स वो होते हैं जो पेशेंट को वॉमिटिंग कराने में यूज होते हैं, मतलब कि ऐसे ड्रग जिनके थ्रू हम पेशेंट को वॉमिटिंग करा सकते हैं उनको बोलते हैं हम एमेटिक्स. ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एमेटिक्स होता क्या है. तो एमेसिस मतलब होता है वॉमिटिंग. एमेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स विच इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लंगाटा. मतलब कि जो एमेसिस है वो एक ऐसा रिस्पॉन्स है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है जो किसकी वजह से होता है. वॉमिटिंग सेंटर जो प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लंगाटा में, उसको उसके एक्टिवेशन से एमेसिस कॉज होता है. मतलब कि जब हम ऐसी कोई ड्रग देंगे जिससे कि मेडुला ओब्लंगाटा में जो वॉमिटिंग सेंटर है वो एक्टिव हो जाए, तब क्या कॉज होगी, वॉमिटिंग कॉज होगी. तो ड्रग दैट कॉज एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग इज कॉल्ड एमेटिक्स. मतलब कि वो ड्रग जो एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कि एमेटिक्स किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं. तो दे में ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बाय कॉजिंग अ लोकल इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ये जो है ऑपरेट करते हैं किसको, जीआई सिस्टम को. ये किसको ऑपरेट करते हैं, डायरेक्टली जीआई सिस्टम को. और क्या कॉज करते हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें एक इरिटेटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि एमेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, एमेटिक्स में किन किन ड्रग का यूज होता है. तो सबसे पहली जो ड्रग है वो है कौन सी, एपोमॉर्फिन. क्या है ड्रग का नाम, एपोमॉर्फिन. इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम शॉर्ट में देखेंगे. ये क्या करती है, ये डोपामाइन अगोनिस्ट होती है और ये क्या करती है, एक्ट करती है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है सीटीजेस, जो मेडुला ओब्लंगाटा में जो क्या वॉमिटिंग कॉज कराता है उस पर एक्ट करती है. अब हम देखेंगे इसका डोज क्या होता है. हम 6 mg देते हैं IM या फिर सबक्यूटेनियस. इसमें एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, स्लीपनेस होती है, डिजीनेस, स्वेटिंग, फ्लशिंग एक्सेट्रा. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एपोमॉर्फिन होता क्या है. तो एपोमॉर्फिन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन. जो एपोमॉर्फिन है वो एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, यानी किसका, मॉर्फिन का. इट कैन कॉज वॉमिटिंग इन द 15 मिनट्स. ये क्या करता है, वॉमिटिंग कॉज करता है विद इन 15 मिनट्स में. ठीक है, एंड वॉमिटिंग इज ऑफन अकम्पनीड बाय शडेशन. इट इज शुड बी यूज इफ रेस्पिरेटरी और डिप्रेस्ड लार्ज डोज कैन रेस्टलेसनेस. मतलब कि अगर हम इसको रेस्पिरेशन के टाइम यूज नहीं करते हैं और जो डिप्रेस्ड होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड, उस टाइम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इसका लार्ज डोज दे देते हैं यानी इसकी कुछ ज़्यादा अमाउंट में हम इसको दे देते हैं, तो ये क्या कॉज करता है, रेस्टलेसनेस कॉज करता है. कौन है ये, एपोमॉर्फिन. अब हम देखेंगे इंडिकेशन मतलब कि एपोमॉर्फिन किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है. तो टू इंड्यूस वॉमिटिंग यानी वॉमिटिंग करवाने के लिए, टू ट्रीट पॉइजनिंग जब किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हो जाती है उस टाइम भी हम एपोमॉर्फिन का यूज करते हैं, क्योंकि पॉइजनिंग को कम करवाने के लिए यानी पॉइजनिंग मतलब पॉइजन को बाहर निकालने के लिए वॉमिटिंग करवाई जाती है, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, एपोमॉर्फिन का यूज करते हैं. टू ट्रीट ड्रग ओवरडोज. मतलब कि जब हम कोई भी ड्रग ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं या उसका ओवरडोज हो जाता है तब हम वॉमिटिंग करवाते हैं पेशेंट को, तो उस टाइम भी हम एपोमॉर्फिन का यूज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये क्या होता है, डोपामाइन अगोनिस्ट होता है और ये क्या करता है, जो एक्ट करता है किस पर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर, किसमें, मेडुला में. ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन कि एपोमॉर्फिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, मतलब हम किन किन टाइम में एपोमॉर्फिन नहीं दे सकते हैं. तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि एलर्जी के टाइम हम पेशेंट को एपोमॉर्फिन नहीं दे सकते हैं. और हम क्या, एपोमॉर्फिन को आईवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देते हैं. ठीक है, हम पेशेंट को ये सिर्फ आईएम या सबक्यूटेनियस ही यूज करते हैं, इसमें हम आईवी नहीं देते हैं. और एसिड और एल्कलाइन पॉइजनिंग जो होती है वो उसमें हम पेशेंट को एपोमॉर्फिन नहीं देते हैं, क्योंकि एसिड और एल्कली वाली जो पॉइजनिंग होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट को जीआई ट्रैक्ट में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बर्न हो जाता है, तो इस वजह से उस टाइम हम एपोमॉर्फिन यूज नहीं करते हैं. या फिर कैरोसिन की पॉइजनिंग है
तो उसमें क्या होता है, पेशेंट एस्पिरेशन कॉज कर सकता है, इस वजह से हम उस टाइम भी पेशेंट को एपोमॉर्फिन नहीं देते हैं। और अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम नहीं देते हैं एपोमॉर्फिन, क्योंकि वो क्या, उसको एस्पिरेट करने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि डोज क्या क्या है। तो जो डोज है एपोमॉर्फिन का, उसको हम 6 mg देते हैं, जैसे कि मैंने बताया IM देंगे यानी इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस, ठीक है। IV तो हम इसको देते नहीं हैं। अब हम क्या साइड इफेक्ट देखेंगे कि इसको क्या क्या साइड इफेक्ट हैं एपोमॉर्फिन के। तो ये क्या होता है, एमेटिक्स एजेंट कैन अनसेफ व्हेन यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म और लार्ज अमाउंट। जो एमेटिक्स हैं यानी कि एपोमॉर्फिन है, वो अनसेफ हो सकती है अगर हम उसे बहुत टाइम तक यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, स्टमक इरिटेशन हो सकती है, फीलिंग स्लीपी हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, स्वेटिंग, फ्लशिंग और पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। और इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, मतलब हम किन किन के साथ पेशेंट को एपोमॉर्फिन नहीं दे सकते हैं। तो अल्कोहल के साथ नहीं दे सकते हैं, CNS डिप्रेसेंट्स के साथ नहीं दे सकते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल के साथ नहीं दे सकते हैं। अब हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स। तो सबसे पहले ऑलवेज चेक द कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले क्या होगा कि पेशेंट का हम कॉन्शियस लेवल जो है चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म द टाइप ऑफ पॉइजनिंग, हम देखेंगे किस टाइप की पॉइजनिंग पेशेंट को हुई है। डू नॉट यूज एमेटिक्स इफ पेशेंट हैव एल्कली और एसिड और कैरोसिन पॉइजनिंग। हम चेक करेंगे सबसे पहले कि पेशेंट को किस टाइप की पॉइजनिंग है। अगर पेशेंट को एसिड वाली और कैरोसिन वाली पॉइजनिंग है तो हम पेशेंट को एमेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कलर एंड अमाउंट ऑफ वॉमिट एंड टेक सैंपल फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो वॉमिटिंग है उसका एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि उसका कलर क्या है, अमाउंट कितना है, और उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग हुई है, वॉमिटिंग करवाते हैं, इस वजह से हो सकता है पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाए, इसलिए हम उसका हमेशा इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करते रहेंगे ताकि पेशेंट का फ्लूइड लेवल बॉडी में कम ना हो। उसके बाद हम पेशेंट के वाइटल्स जो हैं वो रेगुलरली चेक करेंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एमेटिक्स क्या होते हैं। एमेटिक्स जो होते हैं वो वॉमिटिंग करवाने में हेल्प कराते हैं। अब हम देखेंगे एंटी एमेटिक्स, यानी कि जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट कराने में, वॉमिटिंग को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एंटी एमेटिक्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन एमेटी एंड एन एंटी एमेटिक्स इज अ ड्रग दैट इफेक्टिव अगेंस्ट वॉमिटिंग एंड नोजिया। ये जो है एंटी एमेटिक्स ऐसे इफेक्टिव ड्रग हैं जो किसके, वॉमिटिंग और जो नोजिया होता है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। नोजिया इज अ कॉमन सिम्टम इन हेल्थ केयर दैट इज डिफिकल्ट फॉर एनी पेशेंट। जो ये एक कॉमन सिम्टम्स है जो पेशेंट को होता है, ठीक है। An antiemetic is a type of medication used to prevent or treat nausea and vomiting. These symptoms can occur due to various reasons such as motion sickness, chemotherapy, pregnancy, post-surgical effect, एक्सेट्रा। ये जो एंटी इमेटिक्स मेडिकेशन है ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं और ट्रीट करती हैं नोजिया वॉमिटिंग, मतलब कि पेशेंट को वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने में। और ये जो सिम्टम है ये पेशेंट को ज़्यादातर कई रीजंस के साथ अकर हो सकता है, जैसे कि हो सकता है पेशेंट को मोशन सिकनेस हो, उसकी कीमोथेरेपी चल रही हो, या वो प्रेगनेंसी में हो, या फिर किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, यानी कि पोस्ट सर्जिकल इफेक्ट। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं, H1 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, एंटीकोलर्जिक होते हैं, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं, और कैनाबिनॉइड्स होते हैं। अब हम एंटी इमेटिक्स का जो है क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोकाइनेटिक एजेंट H1 एंटीहिस्टामिन, एंटीकोलिनर्जिक, 5-HT3 एंटागोनिस्ट और कैनाबिनॉइड्स। अब हम इसमें देखेंगे कि किन किन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकाइनेटिक एजेंट्स के अंदर आती है मेटाक्लोपेरामाइड और डोमपेरिडोन, ठीक है। उसके बाद H1 एंटीहिस्टामिन्स में आती है मेडिजानाइन और डिफाइफेनहाइड्रामाइन यानी कि बेनाड्रिल, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक में आती है इसको पालामाइन यानी कि हाइकोसेनी, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट में आती है ऑर्नामेस्टेरॉन और
गैनिस्ट्रॉन और कैनाबिनॉइड्स में आती है ड्रोनाबाइंड और नेबिलॉन। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे मेटाक्लोपैरामाइड। ठीक है, metoclopramide is a medication commonly used in antiemetics and prokinetic agents. It works by affecting dopamine receptor in the brain and GI सिस्टम। जो मेटाक्लोपैरामाइड है वो एक कॉमन मेडिकेशंस यूज है, जो किस में यूज होती है, एंटीएमेटिक्स में होती है, और ये एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है। ये क्या करती है, अफेक्ट करती है डोपामाइन रिसेप्टर को, किसमें, ब्रेन में और जीआई सिस्टम को। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ये दे आर D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट blocking dopamine in chemotherapy trigger zone it outside and blood brain barrier। ये जो है D2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती है, यानी कि ब्लॉक करती है किसको, डोपामाइन को, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है उसको आउटसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, अब हम इसके इंडिकेशन देखेंगे कि ये कब कब यूज होती है। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में यूज होती है, ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में होती है, डिसीज एसोसिएटेड माइग्रेन में, कीमोथेरेपी एसोसिएटेड वॉमिटिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम देखेंगे कि इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो पेशेंट 2 साल से कम के हैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, और कोमा वाले पेशेंट को अवॉइड करेंगे ये मेडिकेशन लेने के लिए, पार्किंसन डिसीज में नहीं देंगे, और जिसको सीजर्स वगैरह आते हैं उनको हम एंटीमेटिक्स नहीं देंगे। हम इसका डोज देखेंगे। डोज हम इसका देते हैं 10 mg इन एडल्ट यानी कि TDS, और बच्चों में कितना देते हैं, 0.2 0.5 mg पर kg। ठीक है, और इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, और IV भी दे सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट जो है इसके अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक, सडेशन, रेस्टलेसनेस, फैटिग्यू, कार्डियो में ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, GI में डायरिया, ड्राई माउथ, नोजिया। अब हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स, यानी कि हमें जो एंटीमेटिक्स हैं उनका यूज़ कैसे करना चाहिए। तो इसका यूज़ जो है वो लिमिट करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए, और लेस देन 12 वीक्स तक करना चाहिए बस। और आईवीज को ज़्यादातर इन्फ्यूज करना चाहिए, और वाइटल साइंस रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए, और असेस करना चाहिए लेबोरेटरी टेस्ट। अब हम सेकंड ड्रग देखेंगे, ऑन्डामिस्टेरॉन, जो कॉमनली यूज होता है। ऑन्डामिस्टेरॉन इज अ मेडिकेशन प्राइमरली यूज एज एंटीमेटिक्स टू प्रिवेंट एंड ट्रीट नोजिया वॉमिटिंग। ये जो ऑन्डामिस्टेरॉन है ये एक कॉमनली मेडिकेशन है जो प्राइमरली यूज होती है एंटीमेटिक्स के लिए, जिसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है नोजिया वॉमिटिंग को। ठीक है, इट वर्क्स ब्लॉकिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड गट। ये जो है ब्लॉक करती है सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्रेन में और गट में, यानी गट कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, यानी कि ब्लॉक्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करती है, ब्लॉक करती है सेरोटोनिन रिसेप्टर को इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द ब्रेन एंड GI ट्रैक्ट। अब हम इंडिकेशन देंगे कि तो टू कंट्रोल कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये जो है कंट्रोल करती है किसमें, जब कीमोथेरेपी के टाइम पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होती है तब। तो ये कैसे दी जाती है, कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के 30 मिनट्स पहले दी जाती है, और पोस्ट ऑपरेटिव जो नोजिया वॉमिटिंग होती है उसमें दी जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो इसको सीवियर नोजिया हो रहा हो तब दी जाती है, और रेडिएशन थेरेपी के टाइम भी दी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी वाले पेशेंट को नहीं देंगे, जिसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उनको नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में वैसे नहीं देना चाहिए, और कार्डियक इशू में नहीं देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जो OT वाले पेशेंट हैं उनको भी हम नहीं देते हैं। ठीक है, अब डोजेस और रूट, जो कीमोथेरेपी है उनको हम 8 mg देते हैं, यानी 30 मिनट्स में बिफोर कीमोथेरेपी, और उसके बाद उसके 12 आवर्स तक पेशेंट को 1 से 2 दिन तक 8 mg और देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम इसको कितना देते हैं, 4 to 8 mg पर 8 to 12 आवर्स। चिल्ड्रन में कितना देते हैं, 0.1 mg पर। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। तो एडवर्स इफेक्ट में पेशेंट को क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया, हेडेक, फैटिग्यू, डिजीनेस। अब हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या करना है, चेक करते रहना है, एबनॉर्मल कोई हार्ट बीट सुनाई तो नहीं दे रही है, मॉनिटर करना है कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से करना है, और थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट्स को चेक करते रहना है।